चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो कल हमने क्या पढ़ा था? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इसमें। कल हमने पढ़ा था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहले हमने पढ़ा था रोल ऑफ सर्च इंजन की। सर्च इंजन का क्या रोल होता है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। एक मिनट। देवेंद्र ज्वाइन किया आपने? आवाज आ रही है? हेलो। देवेंद्र आवाज आ रही है आपकी? चलिए। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था रोल ऑफ सर्च इंजन। ठीक है। सबसे पहले तो उसमें क्या था? उसमें हमारे ये था कि सर्च इंजन हमारे लिए कैसे फायदेमंद है, प्लस ब्रांड के लिए कैसे फायदेमंद है। तो हमको ये पता चला था कि जब एज ए कस्टमर हम कोई क्वेरी को रन करते हैं तो हमको कुछ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे हमारा काम पूरा हो जाता है। ठीक है। तो एज ए कस्टमर सर्च इंजन हमारी मदद करता है हमारी क्वेरी को सॉल्व करने में। इसके साथ ही ब्रांड के लिए कैसे ये बेनिफिशियल होता है? ब्रांड के लिए ये ऐसे बेनिफिशियल होता है कि ब्रांड जो है वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो कस्टमर सर्च कर रहा है उस हेलो उसको वो इतनी आवाज आ रही है। हाँ जी सर, आ रही है। उसको वो क्या करता है? अपनी वेबसाइट में लिस्ट करता है और फिर दोनों की क्वेरी को ब्रांड के जो कंटेंट है और कस्टमर की जो क्वेरी है उसको सर्च इंजन क्या करता है? एक मीडिएटर की तरह काम करता है। और जो दोनों हैं वो आपस में मिल जाते हैं, इसलिए दोनों को प्रॉफिट हो जाता है। कस्टमर को उसकी क्वेरी का आंसर मिल जाता है। इसके साथ ही ब्रांड को जो है वो बिजनेस मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं। ठीक है। तो हमको एक चीज समझ में आई कि मतलब सर्च इंजन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है। अब सर्च इंजन, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि जो बिजनेस है वो किसको मिलता है, वो बिजनेस उसी को मिलता है जो कि टॉप फर्स्ट पेज जिसको SERP कहते हैं, उसके टॉप 4 या 5 में रहते हैं, उन्हीं को बिजनेस मिलता है। तो अब हमारी वेबसाइट बनाने के बाद प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि कोई भी कीवर्ड हो तो हमारी वेबसाइट जो है उस पर रैंक करे, तभी लोग हमारी वेबसाइट पे आएंगे और हमको बिजनेस मिलेगा। तो इसमें हमारी मदद कौन करता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। पर इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? हमें सर्च इंजन की कुछ बातें और कंडीशंस हैं जिनको हमको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। एक एक मिनट, एक कॉल है। हेलो। मम्मी पढ़ा रहे हैं हम घर पे। हाँ ठीक। ठीक है। हेलो। आवाज आ रही थी? हाँ जी सर। तो बिजनेस हमको क्या मिल रहा था? बिजनेस मिल रहा था। तो हमको सर्च इंजन की कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन वो सर्च इंजन की कंडीशंस क्या है वो हमको कैसे पता चले? तो ऐसा स्पेसिफिकली कुछ बताया नहीं गया है कि सर्च इंजन की कंडीशंस क्या है। वो तो केवल ये कहते हैं कि यदि यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा है, यदि कोई आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, उसका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है, यदि आपका यूजर इंटरफेस अच्छा है तो हम खुश हैं और हम आपकी वेबसाइट को फर्स्ट नंबर पर रैंक करा देंगे। बट बहुत दिनों से एक्सपीरियंस चल रहा है और उसके बेसिस पे जो एसईओ है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है टेक्निकल एसईओ, दूसरा होता है ऑन पेज एसईओ और तीसरा होता है ऑफ पेज एसईओ। ठीक है। अब जो सर्च इंजन होता है उसका एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड का क्या नाम होता है? कल मैंने बताया था आपको। याद है? हाँ जी सर, याद है। या ऐसी ऐसी यहाँ की। SERP, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। ठीक है। जो फ्रंट एंड होता है उसका क्या होता है? सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। और जो उसका बैक एंड क्या होता है? बैक एंड का नाम क्या होता है? सर्च इंजन एल्गोरिदम। आ रहा है समझ में?
और हमको हमको किसके अकॉर्डिंगली काम करना है, हमको खुश करना है सर्च इंजन एल्गोरिदम को, क्योंकि बॉट्स हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं और हमारे कंटेंट को पढ़ रहे हैं। तो जितना ईज़िली वो क्रॉलिंग करेंगे, जितना ईज़िली वो इंडेक्सिंग करेंगे, जितना ईज़िली वो रेंडरिंग कर पाएँगे, उतनी अच्छी हमारी रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाएँगे। कल हमने यही पढ़ा था ना? हाँ जी सर। तो जो ओवरऑल एसईओ की प्रोसेस है ना, उसे 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। ठीक है? कौन से 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है? बता सकती हैं आप नाम? अ, ट्रोलिंग। नहीं, नहीं। जो एसईओ है उसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। पहला है टेक्निकल एसईओ, दूसरा ऑन पेज एसईओ और तीसरा है ऑफ पेज एसईओ। ठीक है? अच्छा, ओके। हाँ। अब मैंने टेक्निकल एसईओ की कल आपको चेकलिस्ट ये दिखाई थी। दिखाई थी ना टेक्निकल एसईओ की चेकलिस्ट? हाँ जी। आई थिंक देवेंद्र आपने ये चेकलिस्ट गो थ्रू नहीं की थी। मुझे पढ़ाना था आपको। आप इसको देख लीजिए एक बार। हाँ जी, ठीक है। तो robot.txt फाइल, साइट मैप फाइल इति मैंने आपको होमवर्क दिया था 301, 302 एंड 404 हाँ आपने जी, की? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। फिर डिस्कस करेंगे आप लोग आगे इसको, ठीक है? तो ठीक। रोबोट आज हम पढ़ने वाले हैं robot.txt के फाइल के बारे में और साइट मैप फाइल के बारे में कि ये दोनों क्या होते हैं। हमको कैसे पता चलेगा जैसे आपने वेबसाइट तो बना ली, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट में टेक्निकल एसईओ हो गया है कि नहीं? ऑन पेज हुआ है कि नहीं? ऑफ पेज हुआ है कि नहीं? ये सारी चीज़ें हम एक चेकलिस्ट बनाते हैं कि यदि हमारी वेबसाइट पे ये काम हमने कर लिया है, तो इसका मतलब हमारी वेबसाइट का टेक्निकल एसईओ हो गया है, हमारे का ऑन पेज हो गया है। तो अभी हम टेक्निकल एसईओ पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आज हम robot.txt फाइल के बारे में पढ़ेंगे कि robot.txt फाइल होती क्या है। तो इसको समझने के लिए आपको 3 चीज़ें 2 कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। पहला पहला कॉन्सेप्ट है क्रॉलिंग स्पीड और दूसरा कॉन्सेप्ट है क्रॉल बजट। क्या-क्या है? क्रॉलिंग स्पीड एंड क्रॉल बजट। देवेंद्र आपको याद है उस दिन का कुछ? याद हेलो, है। हाँ जी ठीक है, सर, याद है। ठीक है। तो क्रॉलिंग स्पीड को समझने के लिए इतनी मैं आपको सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दूँगा कि आपका 12th का रिज़ल्ट आ गया? नहीं सर, नहीं, अभी मैं 12th कर रही हूँ। अच्छा, चलिए 12th कर रही हैं। आपका 10th का रिज़ल्ट आया था? हाँ जी। जब भी 10th का रिज़ल्ट आता है तो सीबीएसई क्या अनाउंस करता है? सीबीएसई अनाउंस करता है कि अ, मा 10 जून को आपका रिज़ल्ट आएगा शाम को 4 बजे, यही अनाउंस करता है। और ऐसा करता है जैसे ही वो तो सारे लोग जो है वो 4 बजे बैठ जाते हैं अपने रिज़ल्ट को देखने के लिए। अब जैसे ही वो रिज़ल्ट देखने के लिए बैठते हैं तो आप देखती हैं कि सर्वर डाउन हो जाता है। ऐसा होता है ना? हाँ जी, ऐसा क्यों होता है आप बता सकती हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे एक ही वेबसाइट, एक ही चीज़ के बारे में सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, सेम यही चीज़ है। मैंने कल आपको बताया था कि गूगल जो है, वो अपने क्रॉलर्स को भेजता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। अब गूगल के पास तो लाखों बॉट्स हैं, लाखों क्रॉलर्स हैं। यदि वो एक साथ आपकी वेबसाइट पे भेज देगा, तो क्या होगा आपकी वेबसाइट का जो अ, आपकी वेबसाइट जो है उसका यूआई यूएक्स जो है वो खराब हो जाएगा। आपकी वेबसाइट लोड होना बंद हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे बॉट्स एक ही टाइम पे आपकी वेबसाइट पे आ गए। ठीक है? इसी तरीके से मान लो कि वो बॉट्स बहुत धीरे-धीरे भेज रहा है। मान लो कि तुम्हारी वेबसाइट में बहुत 10,000 पेज हैं और एक दिन में वो केवल 10 बॉट भेज रहा है। तो आपकी वेबसाइट को तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अराउंड पता नहीं कितने साल लग जाएँगे। और जब तक आपकी वेबसाइट क्रॉल नहीं होगी तो इंडेक्स भी नहीं होगी और रैंकिंग में आने का फिर सवाल ही नहीं उठता है। तो जब ये कंडीशंस हैं, तो इससे मुझे ये समझ में आता है कि जो क्रॉलर की स्पीड है मेरी वेबसाइट पे आने की, वो मेरी वेबसाइट के पेजेज़ के हिसाब से होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि हमारी वेबसाइट ज़्यादा स्लो भी ना हो, ज़्यादा स्लो भी क्रॉल ना हो और ज़्यादा फ़ास्ट भी ना हो। ठीक है? तो हमारी वेबसाइट जो है वो ये जो स्पीड है क्रॉलिंग की स्पीड वो ऑप्टिमम होनी चाहिए। ये समझ में आया? अब एक और है क्रॉल बजट।
अब क्रॉल बजट क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्च इंजन बॉट असाइन अ स्पेसिफिक क्रॉल बजट फॉर ईच वेबसाइट टू इंश्योर द ऑप्टिमम क्रॉलिंग स्पीड। जैसे आपने एक वेबसाइट बनाई ना, इति ने एक वेबसाइट बनाई है। अब जैसे ही गूगल को पता चलेगा ना कि इति ने एक वेबसाइट बनाई है, तो वो पर डे के हिसाब से एक मतलब आपके लिए क्रॉल बजट असाइन कर देगा। क्रॉल बजट क्या होता है कि वो कितने एक दिन में तुम्हारे वेबसाइट के कितने पेजेस जो है वो क्रॉल होंगे, उसको क्या कहा जाता है? क्रॉल बजट कहा जाता है। आया समझ में? आया? हाँ जी सर। देखो एक एग्जांपल सिंपल सा दे देते हैं। मान लो तुम्हारी वेबसाइट पे कितने हैं, मान लो तुम्हारी वेबसाइट पे 100 पेजेस थे, ठीक है? उसने गूगल ने क्रॉल बजट आपका रख दिया 10 दिन, मतलब एक दिन में क्रॉलर आएंगे तो वो आपकी 10 पेजेस को आके बैठ के और आराम से पढ़ेंगे, और जैसे ही उनको कंटेंट समझ में आ जाएगा तो वो जाके इंडेक्स कर देंगे अपनी कैटेगरी वाइज, ठीक है? तो ये वही लिखा हुआ है नीचे। ये मान लीजिए कि एक आप हैं और एक देविंदर है, दोनों की वेबसाइट पे 2.5 लाख पेजेस है, ठीक है? सिनेरियो फर्स्ट में क्या है, क्रॉलर जो है उनने असाइन किया, मान लो इति की वेबसाइट जो है, जो तुम्हारी वेबसाइट है, उसको 2,500 पेजेस पर डे। एक वेबसाइट पे जब तुम्हारे आएंगे क्रॉलर तो वो तुम्हारी वेबसाइट के 2,500 पेजेस को क्रॉल करेंगे। तो इस हिसाब से आपकी वेबसाइट क्रॉल होने में कितना टाइम लग जाएगा? अराउंड 100 दिन। सेम सिनेरियो, आपके कॉम्पिटिटर है देवेंदर, जिनकी वेबसाइट पे भी 2.5 लाख पेजेस हैं, बट उनको क्रॉल बजट असाइन हुआ है 10,000 पर डे के हिसाब से। तो फिर उनकी वेबसाइट तो 25 दिन में ही क्रॉल हो जाएगी। तो कोई वेबसाइट जितनी आसानी से क्रॉल होगी तो उतनी जल्दी वो रैंकिंग में भी दिखने लगी, तो वो तो आपका कॉम्पिटिटर है, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। यार मेरे साथ तो नाइंसाफी हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में पिक्चर में कौन आता है? रोबोट.txt फाइल। अब ये रोबोट.txt फाइल क्या करती है? ये जो रोबोट.txt फाइल होती है, ये हमारी वेबसाइट पे जितने भी नेसेसरी पे अननेसेसरी पेजेस होते हैं, उनको क्या कर देती है? उनको ब्लॉक कर देती है। क्या कर देती है? ब्लॉक। ब्लॉक कर देती समझ में आ रही थी? कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो। हूँ। नहीं सर, आ रहा है समझ में। ठीक है? देखो जैसे मान लो कि तुम्हारी वेबसाइट पे बहुत सारे ऐसे पेजेस होंगे जो तुम्हें कस्टमर को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो किसी मैंने तुम्हारी वेबसाइट से एक शूज़ परचेज़ किया, और उसके बाद जैसे ही मैंने शूज़ परचेज़ किया तो मेरे सामने एक मैसेज आया, थैंक यू फॉर परचेज़िंग, ठीक है? अब ये बताओ, गूगल में कोई ये लिख के सर्च करता है क्या कि थैंक यू पेज? कभी कोई ये सर्च करता है, रैंक कराने की कोशिश करता है कोई? थैंक यू पेज कोई सर्च करता है कभी? नहीं सर। नहीं करता। तो इसके अलावा मैंने देवेंदर को भी दिया था उस दिन वो एग्ज़ाम्पल कि क्या होता है कि जैसे एसबीआई बैंक है, ठीक है? अब एसबीआई बैंक है तो आपको खुद पता है कि वहाँ पे तो उनकी भी वेबसाइट होती है। तो जब उनकी वेबसाइट होती है तो उनकी वेबसाइट में तो कस्टमर की लिस्ट भी होगी। अब कस्टमर की लिस्ट के अलावा ये भी होगा कि हर कस्टमर के अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये सारी भी चीज़ें होंगी। अब क्या आप ये सोचती हैं, आप ये चाहती हैं कि एज़ अ मैनेजर एसबीआई की, और मैं यहाँ पे गूगल में टाइप करूँ कि एसबीआई की कस्टमर लिस्ट एंड अमाउंट इन अकाउंट, तो वो चीज़ रैंक हो। क्या आप ये चाहेंगी? मतलब दोबारा रिपीट, मेरे को समझ नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक एसबीआई बैंक है, आपका है, ठीक है? और आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है? अब वेबसाइट है तो ऊपर ऑब्वियस सी बात है कस्टमर की लिस्ट तो होगी उसपे, होगी ना? हाँ जी। अब हर कस्टमर के अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये भी होंगे ऐसे वेबसाइट में। तो क्या आप चाहेंगी हाँ कि जी। गूगल में कोई भी सर्च करे और कस्टमर का नाम डाले और ये चेक कर ले कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं? क्या ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए? नहीं। नहीं देनी चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम नहीं लीक करना चाहते ना सामने वाले को। तो इन सब कंडीशन से बचने के लिए हमारे जो कि अननेसेसरी पेजेज़ होते हैं जिनको हम क्रॉल नहीं करवाना चाहते, हम उनको पहले ही ब्लॉक कर देते हैं। समझ में आया? जैसे ही कोई क्रॉलर मेरी वेबसाइट के दरवाजे पे आया, मैं उससे बोल दूँगा रुको यार, ये देखो मैंने रोबोट.txt फाइल लगाई हुई है, पहले इसको पढ़ो
और उसके बाद फिर जिस पेज को मैं बोलूँगा कि आपको क्रॉल करना है, केवल आप उसी को क्रॉल करिए और जिसको नहीं करना उसको मत करिए, ठीक है? तो ऐसा करने से क्या होता है, अभी मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ। ऐसा करने से क्या होता है, अब मान लीजिए कि आपके 1 लाख पेज जो थे आपकी वेबसाइट पे अननेसेसरी थे जिनको आप क्रॉल नहीं कराना चाहती थी। तो क्या होगा, वो ले 1 लाख पेज हम हटा देंगे तो आपकी वेबसाइट जो पहले 100 दिन में क्रॉल होने वाली थी, वो अब कितने दिन में क्रॉल हो जाएगी? 60 डेज़। इसका मतलब 40 डेज़ का आपको क्या हो गया? फ़ायदा हो गया, ठीक है? तो robo.txt व txt फ़ाइल हेल्प करती है हमारी क्रॉल बजट को ऑप्टिमाइज़ करने में और हमारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सर्वर रिसोर्सेज़ को बचाने के लिए, ठीक है? तो robo.txt फ़ाइल कुछ इस टाइप की दिखती है, कोडिंग टाइप की दिखती है। आपको किसी भी वेबसाइट की robo.txt फ़ाइल देखना हो, चेक करना हो, तो आप केवल वेबसाइट का डोमेन नेम डालिएगा। मान लीजिए marketingmantras.co.in वो डॉट इन डालेंगे /robo.txt फ़ाइल लिखेंगी, तो हो जाएगा, ठीक है? अब आपको क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट के बैकएंड में जाना है, जिससे मैं आपको बताऊँ कि कैसे किस तरीके से ये robo.txt फ़ाइल लगाई जाती है। आप भी अपनी वेबसाइट के बैकएंड में जाएँ। इतनी बैकएंड में आ गई आप। हाँ जी सर। robo.txt फ़ाइल लगाने के लिए हमको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उस प्लगइन का नाम है योस्ट एसईओ। तो आप योस्ट एसईओ पे आइए, प्लगइन सेक्शन में आइए, यहाँ पे प्लगइन में और ऐड प्लगइन पे आइए और यहाँ पे सर्च प्लगइन में सर्च करिए योस्ट, योस्ट। ये वाला आपको दिखेगा योस्ट एसईओ एडवांस एसईओ विद द रियल टाइम गाइडलाइनर बिल्ट इन एआई। जस्ट अ सेकंड सर। करिए आराम आराम से करिए। इंस्टॉल कर लूँ इसको? इसको इंस्टॉल कर लीजिए और एक्टिवेट कर लीजिए। डन सर। इंस्टॉल एक्टिवेट कर लिया। जैसे आप इसको हम हाँ जी। जैसे आप इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करेंगे तो आप अपने डैशबोर्ड में आएँगे। तो यहाँ पे आपको नीचे आएँगे, नीचे पोर्शन पे आएँगी तो आपको यहाँ पे योस्ट एसईओ दिखेगा। दिख रहा है? 2 सेकंड सर। हाँ जी। यहाँ पे योस्ट एसईओ के ऊपर जैसे ही आएँगे तो आपको यहाँ पे एक टूल्स का ऑप्शन दिखेगा, टूल्स। हाँ टूल्स जी सर। टूल्स के ऊपर क्लिक करिए। डन। टूल्स के ऊपर आप जैसे ही आएँगे तो आपको एक फाइल एडिटर का ऑप्शन दिखेगा, फाइल एडिटर। हाँ जी। फाइल एडिटर के आप ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगी तो आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आई थिंक। यदि ये नहीं दिख रहा होगा तो दिख रहा होगा क्रिएट robot.txt फाइल। यही दिख रहा है, यही दिख रहा है। हाँ, यही दिख रहा है ना? अब आपको हाँ देखो जी। आपको यहाँ पे क्या-क्या दिख रहा है, यूज़र एजेंट ये दिख रहा है, अलाउ दिख रहा है, बस इतना दिख रहा है आपको, ठीक है? अब ये क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? इतना समझ में आया यहाँ तक पहुँच गए आप? हाँ जी। ये देखो ये जो इस टाइप की कमांड्स हैं, ये robot.txt फाइल की होती हैं। अब ये होता क्या है देखो, robot.txt फाइल में 3 टाइप की कमांड्स का यूज़ होता है। पहली कमांड का नाम होता है यूज़र एजेंट, दूसरे का नाम होता है अलाउ और तीसरे का नाम क्या होता है? तीसरे का नाम होता है डिसअलाउ। समझ में आया? पहले का नाम होता है अलाउ,
वो सॉरी यूज़र पहले का यूज़र नाम यूज़र एजेंट, दूसरे का नाम अलाउ और तीसरे का नाम डिसअलाउ। डिसअलाउ, ठीक है? अब यूज़र एजेंट का क्या काम होता है? दिस कमांड रिफर्स टू द सर्च इंजन बॉट। इट इन्फॉर्म द सर्च इंजन कमांड कि देखो, मैं आपको पूरा बता देता हूँ, होता क्या है ये, एक्चुअल में क्या होता है। देखो क्या होता है, रोबोट.txt फाइल जो है, क्या दुनिया में एक ही सर्च इंजन एग्ज़िस्ट करता है, गूगल? गूगल के अलावा और कोई सर्च इंजन नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हुँ, बहुत सारे सर्च इंजन हैं, है ना? बहुत सारे हाँ सर्च जी। इंजन एग्ज़िस्ट करते हैं। मान लो तुम यहाँ पे जब भी हम कोई कमांड देते हैं ना, तो यदि हमने यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है गूगल बॉट। मान लो एस्टेरिक की जगह जो हमारा पीछे यहाँ पे कहाँ था ये पता नहीं। यहाँ पे एस्टेरिक की जगह मान लो गूगल बॉट लिखा होता, तो नीचे जितनी भी फाइलें हम अलाउ या अलाउ करते ना, ये सारी चीज़ें केवल गूगल के बॉट के लिए एप्लीकेबल होती। आया समझ में? किसके लिए एप्लीकेबल होती? गूगल के गूगल के लिए। बॉट गूगल के बॉट के लिए, ठीक है? अब मान लो कि मैंने एसबीआई का मैं मैनेजर हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया गूगल बॉट और फिर मैंने अलाउ 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 और डिसअलाउ जिन जिन पेजेस को नहीं कराना उनको मैं डिसअलाउ में मैंने डाल दिया, ठीक है? अब एक इंसान जो है वो है चाइना में बैठा हुआ और चाइना में मान लो वो गूगल नहीं यूज करता है, वो दूसरा यूज करता है। मान लो वो याहू यूज करता है और जब वो याहू से एसबीआई की कस्टमर की लिस्ट को सर्च करेगा ना, तो वो उसको दिख जाएगी। क्यों दिख जाएगी? क्योंकि मैंने किसके क्रॉलर को रोका है? मैंने गूगल के क्रॉलर जो है उनको रोका है। मैंने सबके क्रॉलर्स को नहीं रोका, ठीक है? तो फिर इस हिसाब से तो फिर मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा यहाँ पे गूगल बॉट के लिए, बिंग बॉट के लिए और याहू बॉट के लिए। मतलब मुझे पहले दुनिया के सारे सर्च इंजन सर्च करने पड़ेंगे और उसके बाद यहाँ-यहाँ पे लिखना पड़ेगा उनका नाम। तो ये तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा, ये हमारे लिए तो बड़ा हेक्टिक हो जाएगा, है ना? सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ, हेलो, आ रही है? समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, आ रहा है। तो जब ये इस सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है? एस्टेरिक। एस्टेरिक मार्क जैसे ही हम यहाँ पे ये वाला सिंबल लगा देते हैं ना, इसके बाद हेलो, जैसे ही हम ये सिंबल लगा देते हैं, तो इसके ये फ़ायदा होता है कि दुनिया का कोई भी सर्च इंजन हो, ये मार्क लगाने से ये जितनी नीचे फ़ाइल दी हुई है ना, जितनी भी नीचे फ़ाइल दी हुई हैं, ये सारी फ़ाइल्स के लिए वो एप्लीकेबल होती हैं चीज़ें। चाहे कोई चाइना से बैठ के याहू में सर्च करे, चाहे कोई जापान से बैठ के डकडकगो में सर्च करे, चाहे किसी भी सर्च इंजन पे सर्च करे, फिर वो कोई भी हमारे इसमें नहीं देख सकता। समझ में आया? जो फ़ाइल हमने अलाउ करी है, वो सब सारे सर्च इंजन के लिए है और जो जो डिसअलाउ करी है, वो सारे सर्च इंजन, ठीक है? आया समझ में? अब ये हो क्या रहा है? देखो, मान लो कि मैं आया, सीवी मेंटर पे आया और सीवी मेंटर पे आने के बाद मान लीजिए ये मेरी वेबसाइट है। ये मेरी वेबसाइट है। ये हमारी मेरी वेबसाइट का मान लो टॉप्स का पेज है। ठीक है? ये क्या खुल गया मेरा? टॉप खुल गया। अब मैं ये जो टॉप का पेज है ना, समझ में आ रही थी? हाँ जी सर। मान लो कि मुझे ये टॉप का पेज जो है मुझे क्रॉल ही नहीं करवाना है। वैसे तो करवाना है एक्चुअल में, लेकिन मान लो कि ये वाला नहीं करवाना मुझे। तो मैं क्या करूँगा, ये इतना पोर्शन होता है जो भी डोमेन के ये पूरा डोमेन नेम है अपना cvmentor.co.in। उसके बाद ये जो स्लैश करके जितनी भी चीज़ें होती है ना, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्लग। क्या कहा जाता है? इसको क्या स्लग। स्लग। मुझे अपना स्लग कॉपी करना है। मैंने यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया, स्लग कंट्रोल सी किया मैंने और मैं अपने इस पोर्शन पे गया और मैंने यहाँ पे एंटर किया। सिंपली मैं लिख दूंगा यहाँ पे एक एंटर किया मैंने। एंटर करने के बाद मैं लिख दूंगा दिस नाउ और कोलन और स्लैश और फिर आप क्या कर दीजिए कंट्रोल वी, ठीक है? जैसे ही मैंने ये किया
और यहाँ मैं सेव चेंजेस टू रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल। अब जैसे ही क्रॉलर मेरी वेबसाइट पे आएगा ना, जैसे ही क्रॉलर मेरी वेबसाइट पे आएगा, तो उसको ये इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि ये जो टॉप्स का पेज है, इसको मुझे क्रॉल नहीं करना। आया समझ में? हाँ जी सर। इस पेज को मुझे क्रॉल नहीं करना है। उसको पता चल जाएगा कि इस पेज को मुझे क्रॉल नहीं करना है। तो फिर इस पेज को क्रॉल नहीं करेगा वो। तो फिर बाकी जगह दूसरे पेजेस को क्रॉल करेगा। तो ऐसे क्या करते हैं हम, हमारी वेबसाइट पे जो अननेसेसरी पेजेस होते हैं ना, उसको हम क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं उनके यूआरएल्स को डाल डाल के यहाँ पर। समझ में आया? हाँ जी सर। अभी तक कहीं कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए आप इससे। नहीं सर, अभी मतलब क्लास होने के बाद दोबारा आप जब रिकॉर्डिंग भेजोगे तब देखूँगी ना एक बार, और करके भी देखूँगी, तो कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लूँगी आपसे। हाँ हाँ, अभी ठीक। ऐसे हैंड टू हैंड तो समझ में आ रहा है सब, जब बाद में करने बैठूँगी तब कोई डाउट होगा तो पूछ लूँगी। ठीक है, आप पूछ लीजिएगा जब आपको सही लगे, ठीक है। तो डिसअलाउ कमांड बता दी, मतलब जिन पेजेस को क्रॉल नहीं कराना वहां पे डिसअलाउ कर देंगे, और जिन पेजेस को क्रॉल कराना है उनके सामने क्या कर देंगे आप, अलाउ कर। ये समझ में आ गया तीन चीजें। तो जैसे ही आप अपनी आप मान लो कि आपको चेक करना है कि मेरी वेबसाइट पे मैं देखूं कि रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल लगी है कि नहीं, तो उसको तरीका क्या होगा, cvmentor.co.in आपका जो डोमेन होगा आप वो डालिएगा, और यहाँ पे सिंपली टाइप करिएगा रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल और कर दीजिएगा इंटर। तो ये अभी रिफ्रेश नहीं हुआ है, रिफ्रेश हो जाएगा कुछ देर में, और आपको वो जो मैंने अभी चेंजेस किए हुए हैं डिसअलाउ वाला, वो मुझे यहाँ पे दिखने लगे। ठीक है, आप अपने में चेक करिए, कोई भी पेज को करिए और फिर देखिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर अभी हैंड टू हैंड तो मैं नहीं कर पाऊँगी अभी, क्योंकि मेरा ना एक्चुअली लाइट गई हुई है, तो अभी जनरेटर से चल रहा है, तो वाईफ़ाई नहीं है, मेरा मोबाइल डाटा से कनेक्टेड है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है मैं तो आगे। अभी बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। मतलब ठीक है, लोड पे ही है, अभी मैंने ओपन करा था, अभी तक लोड पे ही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ तो जी। ये तो हमारी हो गई रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल, और जैसे ही आप इसको लगा देंगी तो आपकी टेक्निकल एसईओ के एक काम हो गया, मतलब अब हमारी वेबसाइट का एसईओ भी साथ में होता जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल हमने पढ़ ली। अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे साइट मैप। समझ में आया? साइट मैप नाम से क्या समझ में आ रहा है? साइट मैप। हेलो, आवाज आ रही है थी? हाँ जी सर। साइट मैप नाम से क्या समझ में आ रहा है? साइड मैप मतलब साइड मैप मतलब किस चीज़ का, गूगल वगैरह का है सही? देखो साइट मैप मतलब कुछ ये इस तरह का नहीं पता चल रहा आपको कि वेबसाइट के मैप की बात हो रही है? मेरे को समझ नहीं आया साइड मैप कुछ भी, आप एक्सप्लेन कर दो, देखो थोड़ा-सा कंफ्यूज़ हो गई मैं। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, हम सब समझा देंगे आपको, ठीक है। देखो क्या होता है,
साइट मैप क्या होती है? साइट मैप जो होता है ना, वो वेबसाइट का, हमारी जो वेबसाइट होती है उसका मैप होता है। समझ में आया? तो हाँ पता है जी। होता क्या है? देखो लिखा है कि साइट मैप क्या होता है? बॉट्स डोंट रिलाई नीड टू पेज लिंक। देखो क्या होता है, जब भी मान लो ये आपको ये वाली स्क्रीन दिख रही है, क्या होता है हाँ कि जी। हम हमारी वेबसाइट पे इस तरीके से हमने कुछ कंटेंट लिखा, ठीक है? लिखा। हाँ जी। आप हाइपरलिंक और इंटरनल लिंक समझती हैं? मैंने बताया था आई थिंक आप हाइपरलिंक और इंटरनल लिंक तो मेरे को याद नहीं है। देखो इंटरनल लिंक क्या होता है? इंटरनल लिंक ये होता है कि जब मान लो कि ऐसे कोई चीज़ लिखी हुई है और मैं अपनी वेबसाइट के ही किसी दूसरे पेज पे सामने वाले को ले जाना चाहता हूँ। हाँ, ओके, ओके, आई रिमेंबर तो उस चीज़ पे क्लिक कर कर वहाँ पे जब हम एडिट करते हैं तो वहाँ पे हम लिंक अटैच कर सकते हैं, उस स्पेसिफिक वर्ड पर। हाँ, तो वो जो यदि हम अपने उस स्पेसिफिक वर्ड पे क्लिक करने के बाद यदि वो इंसान जो है वो हमारी वेबसाइट के अंदर ही जा रहा है, तो उसको इंटरनल लिंक कहते हैं। ठीक है? मान लो कि हाँ जी, आपके आपकी वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद वो किसी दूसरी वेबसाइट पे जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी वेबसाइट पे कोई क्लिक करने के बाद वो इंस्टाग्राम के पेज पे जा रहा है। तो तो इंस्टाग्राम जो है उसको वो आउटर लिंक कहते हैं। हाँ, तो उसको हाइपरलिंक कहा जाता है। ठीक है? अच्छा, उसको क्या कहा जाता है? हाइपरलिंक कहा जाता हाइपरलिंक। है, हाइपरलिंक। अब देखो क्रॉलर्स जो होते हैं ना, क्रॉलर्स क्रॉलर्स की एक प्रॉब्लम होती है। हेलो, हम क्लास में हम कर रहे हैं। ठीक है? हम पढ़ा रहे हैं। तो देखो क्या होता है, क्रॉलर्स जो होते हैं ना, उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी वो आपकी वेबसाइट पे ऐसे आएँगे ना, पढ़ रहे हैं, जैसे ही उनको यहाँ पे एक हाइपरलिंक दिखेगी ना, इंटरनल लिंक दिखेगी, तो वो इसके ऊपर जाते हैं और फिर वो यहाँ से उस दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं और वहाँ का कंटेंट पढ़ने लगते हैं। समझ में आया? इनकी क्या टेंडेंसी हाँ जी होती है? सर। इनकी ये टेंडेंसी होती है कि वो ऐसा नहीं करेंगे कि करंट अफेयर्स को वो करें और आगे बढ़ जाएँ। वो क्या करते हैं कि वो इसको इसको टच करेंगे और वो दूसरी वेबसाइट पे चले जाएँगे पढ़ने के लिए। तो ऐसे में एक प्रॉब्लम हो रही थी हमको, क्या प्रॉब्लम हो रही थी? कि क्रॉलर हमारी वेबसाइट पे आते थे और दूसरी वेबसाइट पे चले जाते थे। तो इससे ये इंश्योर नहीं हो पा रहा था कि मेरी वेबसाइट कितने दिन में क्रॉल होगी। जब तक वो क्रॉल नहीं होगी, तब तक वो इंडेक्स नहीं होगी, तब तक वो रैंकिंग नहीं आएगी। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन ढूँढा गया, जिसका नाम था साइट मैप, ठीक है? साइट मैप क्या होता है? साइट मैप जो होता है, एक नेविगेशनल मैप होता है और ब्लूप्रिंट है होता है आपकी वेबसाइट का। Sitemap makes easier for the search engine bot to locate your website pages for the crawling. It also helps the bot to understand the structure of your website कि आपके पेजेस किस तरीके से वेबसाइट में ऑर्गेनाइज हैं और वो आपस में एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है? तो इसको समझने के लिए देखो 2 तरीके की साइट मैप फाइल बनाई जाती है। पहली साइट मैप फाइल जो है उसका क्या नाम होता है? XML। XML का फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML इज इम्पोर्टेंट फॉर द क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग एंड एग्जाम्पल ये कुछ इस तरीके की दिखती है। समझ में आया? अभी आप केवल देखते जाइए। अभी हम लोग इसको देखते हैं। ये क्या है? कुछ कोडिंग टाइप की दिखती है। ये है XML साइट मैप। दूसरी टाइप की जो साइट मैप फाइल होती है वो होती है HTML साइट मैप फाइल। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML कैन बी यूज़फुल फॉर द ह्यूमन विज़िटर्स। मतलब कि हमारी वेबसाइट पे जब भी कोई क्रॉलर आता है ना, तो हमको जब ये बताना होता है कि हमारी वेबसाइट पे कितने पेजेज़ हैं, उन पेजेज़ का स्ट्रक्चर क्या है, समझ में आ रहा है? उन पेजेज़ का स्ट्रक्चर क्या है, वो पेजेज़ आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं, तो हम उसके लिए XML साइट मैप लगाते हैं। उसके लिए कौन-सी लगाते हैं हम? XML साइट। और ये जो आपको दिख रही है ना, आप किसी भी वेबसाइट पे जाएँगी तो ये फुटर में आपको दिखता है। इस तरीके का देखा है कभी आपने? फुटर में जाएँगे तो एग्ज़ाम कैटेगरीज़, कंपनी ये सब दिखता है। इसको क्या कहा हाँ जाता है? जी। इसको कहा जाता है HTML साइट में फाइल। समझ में आया? अब हाँ जी सर। ये कैसे होता है, क्या होता है? ये XML साइट मैप पे लिखा हुआ है।
देखो, अब हम आते हैं अपनी वेबसाइट पे। ये मेरी वेबसाइट है। अब मुझे योस्ट एसईओ जो होता है ना, जो मैंने आपको एक प्लगइन कराया है, उसकी खास बात क्या है? उसकी खास बात ये है कि मैक्सिमम चीज़ें जो कि डे ज़रूरी हैं किसी वेबसाइट के लिए, वो योस्ट एसईओ हम जैसे इंस्टॉल करते हैं ना और एक्टिवेट करते हैं, वो ऑटोमैटिकली हमारी वेबसाइट के लिए जनरेट कर देता है। तो हमको अलग से जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। योस्ट एसईओ जैसे ही हमारी वेबसाइट पे इंस्टॉल होता है ना, वो हमारी वेबसाइट का एक ब्लूप्रिंट बना देता है और जो क्rawlers होते हैं ना, उसको ऑटोमैटिकली ही सबमिट कर देता है, उसमें हमको कुछ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो यदि हम देखना चाहते हैं हमारी वेबसाइट की एक्सएमएल फाइल को जो कि क्rawlers को दिखने वाली है, जो हमको बिल्कुल नहीं दिखती है, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे? हम चेक करेंगे सीवी मेंटोर, इसके बाद सिंपली आपको लिखना है साइटमैप डॉट एक्सएमएल और आपको कर देना है एंटर। जैसे ही आप करेंगे तो ये अब आपको दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी सर। ये दिख रहा है आपको? देखो मैंने तो ये सब कुछ जनरेट नहीं किया। किया है क्या मैंने कुछ भी? ये नहीं सर। ऑटोमैटिकली जैसे ही मैंने योस्ट एसईओ किया ना, उसने मेरी पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ही बना दिया। अब पूरी वेबसाइट में कौन-सा कितने पेजेज़ हैं, कौन-सा पेज में हमने कब अपडेट किया, कौन-सा पेज जो है, ये सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली सबमिट हो जाती हैं किसको? क्rawlers को। जिससे कि क्rawler को ये समझ में आ जाए कि हमारी वेबसाइट में जब वो आए तो वो खुद ही पढ़ ले कि कौन-सा पेज कहाँ पे है और किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है। तो ऑटोमैटिकली हमारी जो चेकलिस्ट का दूसरा पॉइंट था, एक्सएमएल साइट मैप वो भी पूरा हो गया। समझ में आया? आया समझ में? हाँ जी सर। देखो, अब मान लो कि मिनिस्ट्री जो बहुत बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स होती है ना, जो मैंने आपको एचटीएमएल साइट मैप दिखाया था, एचटीएमएल जिसमें लिंक्स वगैरह लिखी लगी रहती हैं। वो हाँ जी। जैसे मान लो मैं आपको अपनी वेबसाइट ये जो मेरी वेबसाइट पे फुटर वाला है ना, ये आपको क्विक लिंक्स दिख रही हैं? ये। ये सब क्या है? हाँ जी। ये सब जो है वो एचटीएमएल साइट मैप है। समझ में आया? इसके अलावा और बेटर आपको एग्ज़ाम्पल चाहिए? जो बहुत बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स होती हैं ना, उनमें जैसे कि मिनिस्ट्रीज़ की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मान लो ये बहुत बड़ी वेबसाइट है। इसको मैं खोलता हूँ। इसको मैं जैसे ही खोलूँगा तो जब आप इसमें नीचे आएँगे ना, तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड साइट मैप का ऑप्शन होता है। ये दिख रहा है आपको? साइट। जैसे ही आप क्लिक करेंगी, तो ये देखिए, यहाँ पे पूरे सारे पेजेज़ मतलब ये देखो कैटेगरी दिख रही है ना? एजुकेशन एंड हाँ लर्निंग जी। उसके अंदर कितने पेजेज़ हैं, हेल्थ केयर के अंदर कितने पेजेज़ हैं। ये सारी वेबसाइट्स पे आपको यहीं से मिल जाएगा कि पूरी वेबसाइट में कितने पेजेज़ हैं और ये पेजेज़ आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं, जिससे कि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, जो ह्यूमन विज़िटर्स आते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी पेज सर्च करने में। आया समझ में? हाँ जी सर, ये आपने ओपन कहाँ से किया है? एक बार दोबारा शो करोगे मेरे को? देखो साइट मैप ये जो अभी कोई भी कैटेगरीज़ वाला देखो ओपन किया। हर वेबसाइट पे ज़रूरी नहीं होता है कि आपको एचटीएमएल साइट मैप देखने को मिले, ठीक है? जिन वेबसाइट में बहुत ज़्यादा पेजेज़ होते हैं मतलब लाखों पेजेज़ होते हैं, हज़ारों पेजेज़ होते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है पहली चीज़। दूसरा क्या होता है, अब आप खुद सोचो कि जैसे मैंने आपको अपनी वेबसाइट में आपको फुटर में दिखाया तो मेरे में तो 3 ही लिंक थी। तो अच्छे से मैंने तो 3 लिंक थी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कर दिया यहाँ पे 3 लिंक दिखा दी बट अब इस वेबसाइट में तो बहुत सारे लाखों पेजेज़ हैं, तो यहाँ पे तो वो फ़िल करने जाएँगे तो ये पूरा फुटर भर जाएगा ना उस चीज़ के लिए। तो इसके लिए एक सेपरेट पेज बना दिया जाता है जैसे ये साइट मैप का है और यहाँ पे आप जाएँगे और यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरे सारे पेजेज़ और उनके अंदर कैटेगरीज़ जो भी हैं, सारे पेजेज़ क्लिकेबल हैं। जैसे ही मैं इसको करूँगा तो ये देखो मैं इस पेज पे आया। आया समझ में? हाँ जी सर। हर वेबसाइट में ये अवेलेबल होता है। जो भी बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, जो हमारी जैसे छोटी वेबसाइट है तो कोई कंपल्सरी नहीं है कि हमारी वेबसाइट पे बहुत बड़ा साइट मैप हो। चाहे तो हम लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? हाँ जी सर।
अब ये आपको मैंने बता ही दिया कि साइट मैप कैसे दिखती हैं। मेन इसमें डिफरेंस है, एक बार ये भी देख लेते हैं कि डिफरेंसेस क्या होते हैं। देखो जो एचटीएमएल साइट मैप फाइल होती है ना, एचटीएमएल और एक्सएमएल, ये इंपॉर्टेंट होती है। तो जो एचटीएमएल साइट मैप फाइल है ना, उसको केवल ह्यूमन विजिटर और सर्च इंजन बॉट दोनों पढ़ सकते हैं। समझ में आया? मतलब यदि तुम मुझसे बोलोगी ना कि मुझे एचटीएमएल फाइल देखनी है, तो वो आप देख सकती हैं, क्रॉलर्स तो ऑटोमेटिकली देखते ही हैं, क्योंकि वो वेबसाइट पे आएंगे तो आपके सारे पेजेस को पढ़ेंगे। ठीक है? पर जो ऐसी ये सर्च इंजन बॉट वाली जो है ना एक्सएमएल साइट मैप, इसको केवल क्रॉलर्स देखते हैं, मतलब ह्यूमन विजिटर्स, मतलब हमने तो अभी बैकएंड से चेक किया ना, तो हम तो चेक कर लिए, लेकिन बाकी कोई नहीं चेक कर पाएगा। समझ में आया? और ये हमको समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि ये किसके लिए होती है? क्रॉलर्स के लिए। ठीक है? एसईओ के पर्पज से देखा जाए तो एचटीएमएल साइट मैप फाइल ना भी लगी हो तो इतना कोई जरूरी नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर क्रॉलिंग इंडेक्सिंग, और वेबसाइट विजिटर को केवल एड्रेस देखने के लिए होती है ये। ठीक है? और ये वाली जो है वो क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग दोनों के लिए जरूरी होती है, जो मैंने आपको कोडेड फॉर्म में दिखाई थी। ठीक है? एंड हाउ टू क्रिएट, आपको पता है कि जैसे वर्डप्रेस पे पेजेस बनाते हैं ना, आप क्या करोगी, एक पे जाओगी, पेज का नाम डाल दोगी HTML, और वहां पे जितनी भी हमारी वेबसाइट की लिंक है, उन सारी वेबसाइट को क्या करेंगे, हम पेस्ट कर देंगे एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ठीक है? समझ में आया? जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कि जाके पेस्ट कर दी, उसके नीचे फिर उससे जो भी चीजें हैं, फोन है, मोबाइल फोन है, तो ऐसे पेस्ट कर करके हम बना देते हैं, और ये जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, यूज्ड एसईओ प्लगइन का हम यूज कर लेते हैं। तो आया समझ में? हाँ जी सर। चलो, अब आज के लिए इतना काफी है। कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, वो थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। 404 हाँ जी सर, अभी थ्री बताती हूँ। क्या? आपने मेरे को 301 एंड 302 रीडायरेक्शंस के बारे में एक तो पता करने के लिए बोला था। हाँ। 301 रीडायरेक्शन होती है कि किसी ओरिजिनल यूआरएल को हाँ। परमानेंटली एक न्यू लोकेशन पे ले आना। मतलब जैसे अगर हमने कुछ खोल रखा है तो उसके यूआरएल को परमानेंटली किसी न्यू लोकेशन पे लेकर जाना। हम्म। हम्म। और उसका जो एसईओ होता है वो कंप्लीटली 100% मतलब न्यू यूआरएल पे चला जाता है। हाँ हाँ, गुड। मतलब एक न्यू पेज पे चला जाता है। हाँ, 302 रीडायरेक्शन का मतलब होता है कि जो यूआरएल होता है वो टेम्परेली किसी और लोकेशन पे होता है, और जो उसका एसईओ इम्पैक्ट होता है वो पूरा मतलब फुल वैल्यू नहीं जाती है, क्योंकि वो टेम्परेरी होता है। गुड, वेरी गुड। देखो मैं और आपको सब, हाँ, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है? देखो, ठीक है सर। एक सिनेरियो समझो, एक सिनेरियो ये समझिए आप कि, एक सिनेरियो ये समझिए कि आपकी एक वेबसाइट थी, इति की एक वेबसाइट थी, और मैंने उसको क्या कर लिया, मैंने उसको परचेज कर लिया। समझ में आया? तुमने हाँ एक जी सर। ऑनलाइन आप एक ऑनलाइन बिजनेस रन कर रही थी, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है, मान लीजिए सीवी मेंटर। मैं इससे काफी पैसे कमा रहा हूँ सीवी मेंटर वेबसाइट से। अब मेरे पास तुम आई और तुमने बोला, सर ये वेबसाइट मैं परचेज करना चाहती हूँ, आप पैसे ले लीजिए, और ये वाली वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो मुझे मेरी वेबसाइट पर ट्रांसफर हो जाए। देखो मैं पहले दिखा देता हूँ, जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखो, जबोंग जबोंग कंपनी का नाम सुना है? jabong.com। नहीं जैसे सर, मैंने नहीं सुना। ये कंपनी थी, कपड़े की कंपनी थी। ठीक है? तो आप जैसे jabong.com डालेंगी ना, मैंने यहाँ पे देखा ना यूआरएल पे मैं क्या सर्च कर रहा हूँ। मैंने क्या सर्च किया है? जबोंग, यही लिखा है ना मैंने, डॉट हाँ कॉम। जी। अब आप यूआरएल देखिए किस में चेंज हो गया। मिंत्रा। मिंत्रा। कुछ समझ में आया आपको? नहीं मतलब लाइक ज़बोंग जो है वो मिंत्रा की वेबसाइट है, लाइक उन्होंने अपना ट्रैफिक मिंत्रा को दे रखा है, ऐसा कुछ। हाँ। सो पहले जबोंग जो थी वो मिंत्रा जो थी वो बाद में लॉन्च हुई। ठीक है? ज़बोंग जो है वो पहले लॉन्च थी। ज़बोंग को मिंत्रा ने ऑफर दिया कि आपके जो देखो, यदि ज़बोंग वो अलग एक कंपनी चलाती, तो वो तो फिर उनकी वो एक अलग ही वेबसाइट, एक अलग ही बिज़नेस कहलाता। तो मिंत्रा ने पैसे दिए और ज़बोंग.com को खरीद लिया। तो आप जैसे ही कोई भी
जाता है और वो ज़बोंग.com पे सामान खरीदने के लिए जाता है, तो वो किस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाता है? मिंत्रा पे। मतलब यहाँ पे कौन-सा रीडायरेक्शन लगा हुआ है? 301 आया समझ में? हाँ जी। जब हम किसी भी वेबसाइट को परमानेंटली रीडायरेक्ट कर देते हैं, समझ में आया? परमानेंटली रीडायरेक्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे कौन-सा रीडायरेक्शन लगता है? 301 301। आया समझ में? हाँ जी। ठीक है। अब मैं आपको 302 बताता हूँ। 302 में आपने क्या बोला? टेम्परेरी, ठीक है? मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा होम पेज है, आपको होम पेज दिख रहा है मेरा? मैं चाहता हूँ कि अब मैं अपने होम पेज को चेंज कर दूँ। मैं क्या चाहता हूँ? अपने होम पेज को मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसका व्यू चेंज करना चाहता हूँ। अब ल मेरी वेबसाइट लाइव है बिल्कुल, मेरी हाँ वेबसाइट जी। कंप्लीटली लाइव है ना मेरी वेबसाइट। तो जब मेरी हाँ वेबसाइट जी। कंप्लीटली लाइव है, अब मैं इसमें मान लो कुछ भी चेंजेस करूँगा, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में पूरे हो जाएँगे। अब मेरी कोई वेबसाइट पे आ रहा है, तो मेरी वेबसाइट उल्टी-सीधी दिख रही है उसको, कि कभी पे ये बोला वाला पोर्शन अधूरा दिख रहा है, कभी कोई पोर्शन अधूरा दिख रहा है। तो ये चीज़ जो है वो सही इम्पैक्ट डालती है क्या हमें हमारे कस्टमर के ऊपर? नहीं। नहीं डालती, है ना? तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि अपनी जो वेबसाइट है उसको किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर देते हैं। मतलब आप कोई मेरे मार्केटिंग मंत्रास डॉट इन खोलेगा ना, तो कुछ दिन के लिए उसको मेरा होम पेज नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, उस पे काम कर रहा हूँ। और मुझे कौन-सा पेज दिखेगा, जिस पेज पे मैं रीडायरेक्ट किया कर रहा हूँ। मान लो शॉप पेज पे कर रहा हूँ, तो सामने वाला जैसे ही ये पेज डालेगा, तो मेरी कौन-सा पेज दिखेगा उसको हमेशा? शॉप। शॉप पेज। इससे फ़ायदा क्या होगा? मैं अपने होम पेज पे आराम से काम कर सकता हूँ। जिस दिन वो कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन मैं फिर से यहीं पे लोगों को रीडायरेक्ट कर दूँगा। आया समझ में? हाँ जी। तो ये क्या होता है 302 रीडायरेक्शन, तो ठीक है? समझ में आया? ये दोनों चीज़ें जो हैं हाँ वो जी। हमारी टेक्निकल एसईओ की चेकलिस्ट है, कि हमारी वेबसाइट पे 301 और 302 इफ रिक्वायर तो होना चाहिए। यदि आप ऐसे कोई काम कर रही हैं तो होना चाहिए, यदि आप रीडायरेक्ट नहीं कर रही हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है? हाँ जी। चलो अब 404 के बारे में थोड़ा-सा बताइए। क्या था 404? हाँ जी, 404 भी एक एरर है जो कि मतलब वैसे तब आता है जब आपका पेज नहीं होता, लाइक जैसे कि जब कुछ फेलियर होता है या सर्वर इश्यू होता है, जैसे कि एचटीटीपीएस स्टेटस कोड जो होता है वो होता है 404 एरर। और उसके कॉमन रीजंस होते हैं जब लिंक हमारा जो होता है वो ब्रोक होता है या पेज डिलीट होता है या फिर जो रीडायरेक्ट यूआरएल होता है वो चेंज हो गया होता है। हाँ, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। ठीक है? मान लो कि बहुत सारे कस्टमर जो होते हैं, मान लो कि गलत स्पेलिंग टाइप कर दिए, ठीक है? ये देखो हाँ जी। मार्केटिंग मंत्रास डॉट इन है स्लैश मैंने जाके ये टाइप कर दिया और मैंने कर दिया एंटर। क्या मेरी वेबसाइट पे ये यूआरएल अवेलेबल है जो मैंने टाइप किया है? नहीं। मान लो मेरी वेबसाइट पे 404 पेज नहीं लगा होता ना, तो क्या होता आपको यहाँ पे एक नोटिफ़िकेशन दिखता, क्या दिखता? नॉट फाउंड। ऐसा होता है ना कई वेबसाइट पे आप जब जाएँगी तो, हाँ जी। हाँ जी। क्या दिखता है? नॉट फाउंड। अब जब ऐसी कंडीशन किसी कस्टमर के साथ आती है ना, तो वो क्या करता है बैक हो जाता है और वो दूसरी वेबसाइट के ऊपर चला जाता है। तो इससे हमारा क्या हाँ। लॉस होता है? इससे हमारा ये लॉस होता है कि हमारा जो कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आ रहा था, भले ही मिस्टेक उसकी है या मान लो कि उसने गलत यूआरएल टाइप कर दिया, कुछ भी हुआ, लेकिन वो कस्टमर हमारे हाथ से जा रहा है, ठीक है? अब देखो हाँ मेरी जी। इस वेबसाइट पे मेरे लगा है 404 पेज, तो देखो 404 पेज लगाने का फ़ायदा क्या है? देखो मेरा हेडर दिख रहा है, मेरा फुटर दिख रहा है, ये दिख रहा है ना आपको? अब हाँ जी। हाँ जी। ऐसी कंडीशन में आप बैक नहीं होंगी, ऐसी कंडीशन में आप मेरी वेबसाइट के होम पेज या किसी भी पेज पे जाके क्लिक कर देंगी और आप मेरी ही वेबसाइट पे रहेंगी। समझ में आया? अच्छा। हाँ जी। हाँ जी। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जो कस्टमर है भले ही उसकी गलती थी और उसने गलत वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया, वो गलत वेबसाइट टाइप की, बट वो हमारे पेज पे ही है, वो दूसरी वेबसाइट के पेज पे नहीं जा रहा। आया समझ में? हाँ जी। तो ये भी हमारा एक वन ऑफ द रैंकिंग फैक्टर होता है। इतना मैंने आज जितना पढ़ाया आज आपको उसका रिवाइज़ कर लीजिएगा, कल संडे है।
हम लोग मंडे को मिलेंगे। इफ पॉसिबल कल पढ़ना है क्या आपको तो बता दीजिए, इफ पॉसिबल। हाँ, लेना है क्लास तो ठीक है ले लो। चलो मैं कल कल डिसाइड करूँगा, यदि मैं फ्री होऊँगा तो आपको बता दूँगा, ठीक है? ठीक है सर। चलिए तो मैं आज ही रिकॉर्डिंग कर दूँगा या कल रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूँगा, तो एक बार देख लीजिएगा और फिर कहीं कोई डाउट। हाँ, मेरे को रिकॉर्डिंग एक बार भेज देना, मैंने क्योंकि देखनी है ये रिपीट पे। ठीक है? तो आप ओके देख सर। देख लीजिएगा और कहीं कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ के और बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। हेलो। चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अब कल या फिर मंडे को, ठीक है? ओके सर, ओके। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।